अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी आपका ये वाला लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करना है। मैंने कल जो लाइव लिया था वहाँ से आगे वाले जो पॉइंट है वो मैं बताती हूँ। पिछले वाले जो कल हो गए थे वो जिन बच्चियों ने ज्वाइन किया था उन्होंने साथ साथ उसको रिसीव कर लिया। मैंने इमेजेस जो थे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिए हैं सारे, और उसके ऊपर जो जैसे अटैम्प्ट करनी है, असाइनमेंट बनानी है, वो तरीका भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया था कि आपने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो और उनकी जो मेन पॉइंट है क्रिटिसिज्म के, हर एक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका साथ साथ उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी कोई लिमिटेशन है तो साथ साथ आपने एक्सप्लेन करनी है। स्ट्रक्चरिज्म वाला जो मेथड होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो है उसके ऊपर फोकस करता है, यानी माइंड का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लोर करना होता है। उसके अंदर माइंड किन एलिमेंट से मिलकर बना है, उसके बेसिक यूनिट्स क्या हैं, वो उसमें हम सर्च करते हैं। और फंक्शनलिज्म जो है फंक्शन के हवाले से है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरिज्म जो है वो डील करता है कि व्हाट साइकोलॉजी इज़, और फंक्शनलिज्म जो है वो इस चीज़ को डील करता है हाउ एंड वाई, यानी फंक्शन के हवाले से। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है व्हाट पर डील, व्हाट के साथ डील करता है कि साइकोलॉजी का मैटर है क्या, और जो फंक्शनलिज्म है वो कहता है कि हाउ एंड वाई, यानी कोई भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना या थॉट, सेंसेशन, परसेप्शन या मेमोरी जो है उसका प्रोसेस किस तरह से कंडक्ट होता है, हाउ एंड वाई है। फंक्शनलिज्म वालों का जो है वो थेरी जो है उसके ऊपर फोकस उनका। तो दो स्कूल ऑफ थॉट हो गए थे, उनके साथ साथ मैंने सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन और जो भी उनकी क्रिटिसिज्म है वो साथ साथ मैंने बताया था। ऐसे ही जब असाइनमेंट बननी है तो आपने करना है। अब आपका ये वाला फोर्थ जो टॉपिक सिलेबस का है वो चल रहा है। फर्स्ट आपका डेफिनेशंस का मैंने करवाया था, सेकंड जो थे वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, तीसरा हिस्टोरिकल, और चौथा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जो पिलर्स हैं ये बेसिकली थेरीज हैं, मेन मेजर थेरीज हैं साइकोलॉजी जिसके ऊपर बेस कर रही है। तो स्ट्रक्चरिज्म और फंक्शनलिज्म के बाद जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो बिहेवियरिज्म है। ये आपने बिहेवियरिज्म डेफिनेशंस के अंदर भी पढ़ लिया था कि बिहेवियरिस्ट जो है वो साइकोलॉजी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ये वही वाले बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको उन्होंने कंप्राइज किया। विलियम जेम्स जो है उसने डिफाइन फंक्शनिज्म के अंदर, विलियम जेम्स जो था एक मेजर कंट्रीब्यूटर था, उसने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया एज अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। उसके बाद इस पर कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो देखने में आए, और बिहेवियरिज्म जो थे वो तकरीबन 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया। और 1913 से पहले तो इसके बारे में जो बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने किसी किस्म की कोई थेरी जो है वो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो 1913 के बाद जो है वो थॉर्नडाइक और पैवलव जो हैं उन्होंने बिहेवियरिज्म के लिए एक स्टेज सेट किया बाकायदा, और उसके साथ उन्होंने उसके जो मेन क्लियर विजन है उन्होंने वो बताया। अब आ जाते हैं इसके कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो स्कूल ऑफ थॉट के जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें जे बी वाटसन, जॉन बी वाटसन उसका नाम है। और जे बी वाटसन जो है इसका जो एब्रीविएशन है वो यूज़ होता है। उसने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया, लैंडमार्क पेपर था उसका जो उसने पेपर में पब्लिश किया कि साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट। उसने उस पेपर में इंटाइटल किया, उस पेपर का टाइटल ये रखा, और उसके अंदर उसने बताया कि बिहेवियरिस्ट जो हैं वो साइकोलॉजी को किस तरह व्यू करते हैं। बेसिकली जे बी वाटसन जो था एक वेल नोन एनिमल साइकोलॉजिस्ट था। फिर आगे वाटसन का गोल, यानी वाटसन ने किस तरह डिस्क्राइब किया। उसने कहा कि प्योरली ऑब्जेक्टिव साइंस है साइकोलॉजी। जो इससे पहले स्ट्रक्चरिस्ट और फंक्शनिस्ट जो थे उन्होंने थोरेटिकली एक्सप्लेन किया था चीज़ों को, जबकि इसमें प्रैक्टिकली उसने वाटसन ने कहा कि ऐसी ऑब्जेक्टिव टर्म का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली जो प्रूव होने वाली चीज़ होती है, जो ऑब्जर्वेबल चीज़ हो वो। तो उसने कहा कि साइकोलॉजी जो है प्योरली ऑब्जेक्टिव साइंस है, इसमें कोई भी मेंटल फिनोमिना जो है उनको स्टडी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बेस करती है बिहेवियर्स के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस है, इसके अंदर में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और प्रूव करते हैं बिहेवियर्स को। नेक्स्ट इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है वो भी एक न्यू बिहेवियरिस्ट था, NEO वाला। जो NEO वाले न्यू होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं। तो जो पेवलव है उसने डिफ़ाइन किया इसको। थॉर्नडाइक से पहले आता है, फिर पेवलव उसके बाद आता है। थॉर्नडाइक ने कहा कि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं लर्निंग के हवाले से एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, और एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म करते हुए जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स वो जनरलाइज किए उन्होंने ह्यूमन बींग्स पर। पेवलव जो है उसने कहा कि जिस तरह एनिमल्स बिहेव करते हैं डिफरेंट स्टिमुलर को, इस तरह ह्यूमन बींग्स जो है उनके अंदर भी कैपेसिटी होती है कि वो ऐसे ही बिहेव करें। और उसके अलावा
थॉर्नडाइक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है वो दिया था, जिसको लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कहा जाता है। इफ़ेक्ट यहाँ लफ्ज़ का मतलब इमोशन है। उसने कहा कि हम ऐसे तमाम बिहेवियर्स जो उनको रिपीट कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, ऐसे बिहेवियर जिनकी वजह से कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आते हैं, ऐसे एक्शन जिसकी वजह से कोई नेगेटिव जो हमें जो पनिशमेंट या कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है, तो वो वाले जो एक्शन होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं। इस चीज़ को उसने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का नाम दिया कि हम हैप्पीनेस को गेन करने की कोशिश करते हैं, प्लेयर को गेन करने की कोशिश करते हैं, और पेन जो है उसको हम अवॉइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है पेवलोव। आइवन पेवलोव जो है ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूटर था इसमें बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में। मॉडर्न जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके अंदर इसका नाम आता है। तो पेवलोव जो था बेसिकली एक बायोलॉजिस्ट था और अपनी लैब में ये डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, लेकिन इसने भी देखा कि कंडीशनिंग का फिनोमेना उसने ऑब्जर्व किया कि जब भी उसका असिस्टेंट फूड लेकर आता था तो उनके कदमों की आवाज़ से ही जो एनिमल्स से डॉग्स से वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देते थे। तो उसने यहाँ से अंदाज कंडीशनिंग का प्रोसेस स्टडी करना शुरू कर दिया। वो किसी और चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने वो ड्रॉप करके कंडीशनिंग के हवाले से फिर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि कंडीशनिंग के साथ हम लर्न करते हैं चीज़ों को। ऐसे स्टिमुलाई जो शुरू में न्यूट्रल होते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स इवोक नहीं कर रही होती एनिमल्स के अंदर, बाद में जब हम उनको किसी ऐसे स्टिमुलस के साथ अटैच करते हैं जो रिस्पॉन्स इवोक कर होती है, जैसे जब हम फूड देते हैं एनिमल्स को और उनके साथ बेल रिंगिंग होती है, तो शुरू में बेल रिंगिंग पे कोई रिस्पांस नहीं आता। फूड के साथ जब बेल रिंगिंग दी जाती है चंद सेकंड के गैप से, तो फिर बेल के ऊपर भी एनिमल्स जो है वो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरह का रिस्पांस शो करते हैं, यानी लर्न कर लेते हैं वो। तो कंडीशनिंग के साथ लर्निंग की प्रॉपर इसकी डिटेल जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग वाले चैप्टर में हमने करनी है। अभी मैंने यहाँ सिर्फ आपको बेसिक इसकी बताई हैं पॉइंट्स। तो उसके बाद बिहेवियरिज्म का एक बहुत बड़ा सपोर्टिव था ये वाला जो पेवलोव है। और उसके साथ ही पेवलोव के फ़ौरन बाद आता है काम स्किनर, BF स्किनर। जो स्किनर था उसने जो लर्निंग की थेरी दी, उसकी थेरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। जो पेवलोव ने दी थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। तो BF स्किनर ने जो थेरी पेश की थी वो ऑपरेंट थी, और ऑपरेंट जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऑपरेट करता है इसमें ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के लिए ज़्यादातर रिसर्चेस सारी इन लोगों ने परफॉर्म की थी। तो स्किनर जो है उसने ज़्यादातर बर्ड्स यूज़ किए थे, बाकायदा स्किनर बॉक्स बनाया था उसने, जिसके अंदर उसने केज के अंदर जो बर्ड्स हैं, पिजन्स वगैरह और रेयर्स जो थे, उसने उसके अंदर उनको कन्फाइन किया और फिर उनको रख कर उसने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए थे। तो BF स्किनर जो था एक लीडर ऑफ बिहेवियरिज्म था, और बाकायदा इसने जो है वो ये इसने रीइंफोर्समेंट का नाम लिया। रीइंफोर्समेंट ये रिवार्ड को कहता था कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को कोई रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड देते हैं तो उसके अंदर वो बिहेवियर, वो एक्शन जो है वो ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश हो जाता है, स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो जाता है। और जब कोई ना कोई जब इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म या एनिमल पहले ऑपरेट करता है, उसकी वजह से कोई पनिशमेंट उसको मिलती है या करंट का सामना करना पड़ता है या कोई और नाखुशगवार उसके एक्शन के नतीजे में इवेंट सामने आता है, तो वो अपने उस एक्शन को ड्रॉप कर देता है। तो ये ऑपरेंट थी, यानी ऑपरेट करने से उसने टर्म दी थी ये कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में पहले ऑपरेट करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके मज़ीद बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हैं तो वो रिपीट करता है अपने एक्शंस को, अगर नेगेटिव हैं तो अपने एक्शंस को एलिमिनेट कर देता है। तो इसकी मुकम्मल डिटेल हम लर्निंग वाले चैप्टर में करेंगे। अब नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियरिज्म का जो स्कूल है उसके ऊपर एक मेजरली क्या क्रिटिसिज्म हुआ था। बहुत ज़्यादा ये स्कूल पॉपुलराइज भी हुआ, इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन भी रखी इसी की बुनियाद पर साइकोलॉजी की, लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म भी था। पहला पॉइंट ये था कि वन डायमेंशनल अप्रोच है, इसमें लर्निंग के सिर्फ दो ही पॉइंट जो है उनको फॉलो किया गया था। सिर्फ टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो कंडीशनिंग के साथ कैसे हो रही है और रीइंफोर्समेंट के साथ या पनिशमेंट के साथ कैसे हो रही है, बाकी जो एराज हैं लर्निंग के वो सारे इग्नोर कर दिए गए इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें फ्री विल जो ऑर्गेनिज्म की है उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, और सिर्फ मैकेनिकल अंदाज में कहा गया कि जैसे एनिमल्स के अंदर स्टिमुलस के साथ ही रिस्पांस होता है मैकेनिकली, वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी है। जबकि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके अंदर बाकायदा थिंकिंग का प्रोसेस होता है, वो सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर रिस्पॉन्स देते हैं। उसके अलावा उनमें थिंकिंग, फीलिंग्स और मूड्स होते हैं, जो एनिमल्स में इतनी वैरायटी इन चीज़ों की नहीं पाई जाती। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है सिगमंड फ्रॉइड का। जो सिगमंड फ्रॉइड एक फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाता है। वूंट के बाद विलियम जेम्स के बाद और वाटसन के बाद ये चौथा बड़ा जो है तीसरा बड़ा प्रोमिनेंट लीडर है जिसने साइकोलॉजी को एक बेस दी प्रॉपर, और इसी की बुनियाद पर फिर जो बाकी की थेरीज हैं उनको पुट अप किया गया और बाकायदा आगे जो है वो बढ़ा गया। तो बेस जो है साइकोलॉजी की बेसिकली इसी थेरी ने दी, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई भी किया गया, इस पर बहुत वाइड जो है वो क्रिटिसिज्म भी हुआ। और सिगमंड फ्रॉइड की थेरी आज भी पर्सनैलिटी थेरीज के अंदर जो बेस है वो बेसिक्स का रोल जो है वो प्ले कर रही है।
तो सिगमंड फ्रॉइड जो है उसने साइको एनालिसिस की थी। ये थर्ड प्रोमिनेंट लीडर था जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, और 19th से 20th सेंचुरी के दरमियान इसका काम था। साइको एनालिसिस एक थेरी थी जो उसने पेश की, और फिर साइको एनालिसिस की जो थेरी थी उसकी बुनियाद पर उसने अपनी जो साइको एनालिसिस की थेरेपी है तो वो उसने उसकी बुनियाद पर रखी। साइको एनालिसिस के अंदर बेसिकली फ्रॉइड जो है वो अनकॉन्शियस जो पार्ट है माइंड का उसको ज़्यादा वो ओपनली डिस्क्राइब करता है, और वो कहता है कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी जो विशेज़ हैं और जो ऐसी ख्वाहिशात हैं, विशेज़ जो पूरी नहीं हो सकती नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर, वो वहाँ दबा दी जाती हैं, और दबाने से फोर्सफुली वहाँ रखने से उनको वो रिट्रैक्ट बैक करती हैं, और किसी न किसी तरह की इलनेस फिजिकली या मेंटल जो पर्सन के अंदर वो पैदा करने का बायस बनती हैं। तो उसने वो कहता था सर्टन इलनेस जो है वो किसी भी लाशऊर के अंदर दबने की वजह से ख्वाहिशों के जो है वो पैदा होती है, और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उसने बाकायदा हिप्नोसिस शुरू में उसने जो टेक्निक यूज़ की वो हिप्नोसिस की टेक्निक थी, हिप्नोटिज्म, जिसके अंदर पर्सन जो है उसको वो हिप्नोटाइज़ करता था, उसके थ्रू सजेशंस दे के वो उसकी इलनेस जो है उसको रिमूव करने की कोशिश करता। बाद में उसने ये टेक्निक ड्रॉप कर दी थी, किसी के साथ मिलकर उसने ये टेक्निक शुरू की थी मेरा ख्याल है, तो और उसके बाद उसने ये टेक्निक जो है वो ड्रॉप कर दी, और फिर उसने अपनी एक सेपरेट जो है वो अनकॉन्शियस माइंड के हवाले से उसने स्टडीज़ की, और उसने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड को ओपन करने का अलग से एक प्रोसेस है जिसके लिए उसने थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो हैं इन डिटेल बताई। अब साइकोडायनामिक अप्रोच जो है वो अनकॉन्शियस माइंड पर बेस करती है, बिहेवियर अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड जो है वो उसी को डील करती है, और पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको डील करती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो ये अपने याद रखना है कि अनकॉन्शियस माइंड और पास्ट एक्सपीरियंसेस पर इसकी जो थ्योरी है वो बेस करती है। नेक्स्ट इसमें बताएं साइकोडायनामिक फोर्सेस, तीन बताई थी फोर्सेस इसने इनकी पर्सनैलिटी के अंदर। ये तीन तरह की फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, ये वाली थेरीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी पर्सनैलिटी के चैप्टर में हमने इन डिटेल पढ़नी है, अभी यहाँ सिर्फ थोड़ा थोड़ा इनका तारुफ आपने लेना है। तो ईड जो है वो सबसे ज़्यादा एक तरह से बायोलॉजिकल हाउस होता है विशेज़ का, जिसके अंदर ऐसी विशेज़ होती हैं जो फ़ौरन चाहती हैं कि हमें पूरा कर दिया जाए। तो ये वाले जो पार्ट है इसके अंदर जो विशेज़ हैं वो प्लेयर प्रिंसिपल के तहत एक्ट करती हैं कि फ़ौरन चाहती हैं कि हमें पूरा करें, ये देखे बगैर कि माशरा उनको अलाउ कर रहा होता है या नहीं। और सुपर ईगो जो है इसमें वो सारे स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें अपने सोसाइटी से मिल रहे होते हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मजहबी इदारे जो हैं, मज़हब जो है वो हमें उसकी टीचिंग्स दे रहा होता है। तो स्ट्रिक्ट रूल सुपर ईगो में होते हैं और लूज विशेज़ सारी ईड में होती हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स पर होते हैं। इनके सेंटर में होता है ईगो। ईगो जो है वो एक मीडियरी चैनल के तौर पर काम कर रहा होता है, ईड से भी वो ईड की बात को भी सुनता है सुपर ईगो की भी, और वो एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकालता है जो विश को पूरा करने का, जिससे सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसकी विश जो है वो पर्सन की पूरी हो जाए। लेकिन कई दफ़ा ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसी सारी विशेज़ ईड की जो पूरी नहीं हो सकती किसी भी तरह से, उनको वहाँ पर प्रेस कर दिया जाता है अनकॉन्शियस माइंड के हिस्से में। जब वो प्रेस होती हैं तो प्रेस होने के बाद वो रिवर्स बैक होती हैं, और बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स जो उनको अराइज करने का बायस बन जाती हैं। फिर उसने साइकोएनालिसिस की प्रॉपर एक आउटलाइन दी। उसने कहा अनकॉन्शियस फोर्सेस जो होती हैं यही बेसिकली जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और जब ये रिवर्ट बैक करती हैं तो बॉडी के अंदर मेंटल इलनेसेस ख़ास तौर पर कॉज करने का बायस बनती हैं, और फिजिकली भी कोई ना कुछ इलनेसेस ये कॉज करती हैं। तो इसने ह्यूमन माइंड को बिल्कुल एक आइसबर्ग की कहा। इसने कहा इसके अंदर बिल्कुल जैसे कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है, उसका एक ज़रा सा हिस्सा बाहर होता है, तो जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो सिर्फ कॉन्शियस पार्ट है, बाकी सारा अंदर ही होता है। इसने कहा था ईड भी और ईगो भी जो है वो, ईगो का कुछ हिस्सा जो है वो कॉन्शियस माइंड में आता है, और जो है बाकी सारा अनकॉन्शियस माइंड में होता है। इस तरह से आइसबर्ग की एग्जांपल दी, ब्रेन को आइसबर्ग से रिलेट किया। फिर टेक्निक्स में मेन पॉइंट इसने बताया फ्री एसोसिएशन और ड्रीम्स के ऊपर इसका एम्फोसिस था। फ्री एसोसिएशन एक टेक्निक थी जिसमें क्लाइंट को ये एक तरह से इजी चेयर जैसे पर बिठाते हैं कि पर्सन लेटने और बैठने की पोजीशन में होता है, तो उस तरह बिठा के सजेशंस देता था। उसे कहता था कि जो आपके जहन में आता है वो बताओ। उस स्टेट के अंदर वो अपने बचपन से लेकर अपने वाक़यात बताता था, जहाँ वो रुक जाता है जाके वहीं वो उसकी रेजिस्टेंस शो हो रही होती है, वहाँ पे थेरेपिस्ट जो है उसको एक्सप्लोर करता है। अब ये थेरेपी का प्रोसेस जो है इसमें सेशन कंडक्ट करता था थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ, और ये बहुत ज़्यादा साल तक ये चलते थे और टाइम टेकन होते थे। इसमें कई दफ़ा क्लाइंट जब रेजिस्टेंट शो करता था तो फिर वो कई दफ़ा सेशन अटेंड करने नहीं आता था, यूँ डिले होता जाता था ये थेरेपी का प्रोसेस। तो महंगा भी बहुत था, टाइम टेकन था, इस वजह से इस पर क्रिटिसिज्म ज़्यादा हुआ। फिर ड्रीम एनालिसिस की टेक्निक भी फ्रॉइड ने यूज़ की अपनी थेरेपी के अंदर, कि जो ड्रीम्स आते हैं वो दो तरह आ सकते हैं, लेटेंट कंटेंट होता है उनमें और मैनिफेस्ट होता है। जो मैनिफेस्ट होता है वो एज इट इज़ उसको एक्सप्लेन कर देता था ड्रीम्स में, और जो लेटेंट कंटेंट होता है वो मज़ीद कोई ना कोई मीनिंग शो कर रहा होता है, तो उसको मज़ीद एक्सप्लेन करता था अपनी थेरेपी के अंदर।
थेरेपी को जब वाइंड अप करता था वो, तो क्लाइंट को पूरी ये एक तरह से हदायती टेक्निक्स होती हैं जिनको इंस्ट्रक्टिव थेरेपीज कहा जाता है, जिसमें बाकायदा थेरेपिस्ट का रोल होता है और वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, फिर एंड में एक्सप्लेन कर रहा होता है क्लाइंट को कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स किस किस तरह पेश है, प्रॉपर एक स्टोरी की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करता है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जो इस अप्रोच के अंदर हैं वो क्या है? सबसे पहले कि अनकॉन्शियस माइंड पर सिर्फ बेस करती है और बाकी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है उनको ये इग्नोर करती है। फिर सेक्स ड्राइव, सेक्स को हो के फ्रॉइड ने बहुत ब्रॉडर सेंस में डिस्क्राइब किया था, लेकिन फिर भी ये ज़्यादातर एग्रेशन पर, सेक्स पर, नेगेटिव पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी जो है उसके ऊपर फोकस करता था। यानी नेगेटिविटी इसकी अप्रोच में ज़्यादा थी, पॉजिटिविटी कम थी इसकी अप्रोच है उसमें। फिर साइको डायनामिक जो कॉन्सेप्ट थे, जो इसके अंदर थेरीज थी, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट थी डिस्क्राइब करनी, उनको थ्रेटिकली तो ठीक थी, लेकिन प्रैक्टिकली उनको प्रूव करना या देखना, ऑब्जर्व करना मुश्किल था। फिर साइको एनालिसिस की थोड़ी सी एप्लीकेशन बताई हुई है कि इसने वाइड रेंज की रिसर्चेस को जो है वो इवोक किया और बहुत सारे एरियाज़ के अंदर फिर रिसर्चेस साइको एनालिसिस के बाद जो है वो स्टार्ट हो गई, जैसे लिटरेचर में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में साइको एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाने लगा। सारी सोशल साइंसेस में, रिलीजन में, मिथोलॉजी में, इन सब चीज़ों में इनिशिएट किया इसने रिसर्च को, तो एक वाइड स्कोप ऑफ रिसर्च जो थी इसकी वजह से फिर वजूद में आई और होने लगी। अब स्ट्रेंथ इसकी यही है कि इसने एक्सपेरिमेंटल मेथड पर रिलाय नहीं किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड को इसने कंट्रीब्यूट किया। एक्सपेरिमेंटल मेथड कंडक्ट कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने हैं, इस चीज़ को इवोक किया इस थेरी ने। और इसमें जो थिंकर्स थे, स्पेशली साइकोडायनामिक थिंकर्स, वो उन्होंने इन्फ्लुएंस इतना किया कि जो लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न नॉलेज है वो भी बहुत सारा जो है वो अभी तक इसकी साइको एनालिसिस जो अप्रोच है उसी के ऊपर बेस कर रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ वन जो है, फिफ्थ पिलर या फिफ्थ जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस का है। ह्यूमनिस्टिक जैसे ह्यूमन बीइंग के नाम से लिया तो ये ऑपोजिट थी साइकोडायनामिक अप्रोचेस से। साइकोडायनामिक जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस करती थी और ह्यूमन बीइंग्स को एक ट्रैश कहती थी कि गंदगी का एक ढेर है, जबकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस कहती थी कि इंसान में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे डील करने की, और अगर उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले तो वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से ग्रो अप कर सकता है। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस बेसिकली अपोजिट साइकोडायनामिक से। तो हेल्दी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है इसको ये फोकस करती थी और ज़्यादातर कॉन्शियस माइंड के ऊपर बेस करनी थी। अब साइको डायनामिक जो है वो अनकॉन्शियस माइंड पर करती थी और ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस कॉन्शियस माइंड के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा आपने साथ साथ डिफरेंसेस जो हैं उनको नोट करना है थेरेपीज़ के अंदर। अभी ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस जो हैं वो साइको एनालिटिकल और बिहेवियरिस्ट से डिफरेंट थी और ये मोटिवेशनल अप्रोच रखती थी। इसमें इनका ये था कि मोटिवेशन भी पर्सन के अंदर होता है कि वो अपने आप को हेल्दी साइड पर लेकर जाइए, कैपेबिलिटी ये पोटेंशियल पर्सन में बाय बर्थ मौजूद होता है। फोकसिंग पॉइंट जो था वो इसके अंदर क्या था कि इंडिविजुअल का पोटेंशियल जो है वो उसका जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसके अंदर हो रही होती है और सेल्फ ग्रोथ के वो केपेबल होता है, यानी अपने आप को सेल्फ की ग्रो कर सकता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है उसके अंदर मौजूद होती है। अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट सही मिले तो अपने आप को फ्लोरिश कर सकता है पर्सन खुद। फिर एक थर्ड बड़ी बड़ी फोर्स थी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वालों की, जिन्होंने बाकायदा एक ये 1960s में 50s में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो हासिल की। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स है सबसे पहले वो मैस्लो का आता है, फिर कार्ल रॉजर्स की थेरेपी आती है। तो मैस्लो जो है उसने ह्यूमनिज़्म के बारे में बाकायदा एक नीड्स की हायरार्की दी थी। हायरार्की कहते हैं सीढ़ी को, जैसे एक स्टेप बाय स्टेप होती हैं चीज़ें, तो उसने एक हायरार्की प्रॉपर दी। उसने कहा पहले जो ह्यूमन बीइंग होता है सबसे फर्स्ट उसके लिए आती हैं उसकी बेसिक नीड्स जो उसने पूरी करनी है, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, उसके बाद उसकी नीड ऑफ लव आती हैं, फिर प्रोटेक्शन की नीड्स आती हैं और एंड में फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। तो इसमें स्टेप वाइज उसने लेयर वाइज बताया कि जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो फिर वो एंड में पहुंचता है। तो कई ऐसे पर्सन हैं हमारी सोसाइटी में जिनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती, तो एंड तक वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस को अटेन ही नहीं कर पाते। तो इस तरह इसने इसको एक हायरार्की फॉर्म में जो है हायरार्की की फॉर्म में इसने डिस्क्राइब किया। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी उसने बताया कि साथ ही उसने कॉन्सेप्ट लव के, मिस्टिसिज्म, क्रिएटिविटी ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है, पॉजिटिव साइड जो है उसने उसको एक्सप्लोर किया और कहा कि कैपेबिलिटीज़ होती हैं पर्सनस के अंदर, सेल्फली वो चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट उनको दी जाए तो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर कार्ल रॉजर्स की भी आपने डिटेल में आगे पढ़नी है पर्सनैलिटी थेरेपीज में। तो उसने एक थेरेपी दी थी जिसको CCT कहा जाता है, कैपिटल C और T, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इसको कहते हैं, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहा जाता है। तो ये इसकी मोस्ट एप्लीकेबल थेरेपी थी। और इसने भी ये बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं
या जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक ऑप्शन देनी चाहिए कि वो अपनी सेल्फ से जो भी वो फील्ड चूज़ करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि अगर इस तरह से उनके ऊपर इम्पोज की जाती है कोई चीज़ तो उनका आउटकम जो है वो प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आता। तो इसने कहा कि अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट दी जाए इनको, ह्यूमन बींग्स को भी ऐसे ही, तो अपने प्रॉब्लम से सेल्फली डील करने के काबिल हो सकते हैं। जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो थेरेपिस्ट के पास आते हैं, अपना सारा वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो बताते हुए खुद ही वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कहाँ उनकी थिंकिंग रॉन्ग थी। थेरेपिस्ट जस्ट उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसमें वो पूरी तवज्जो से उनकी बात सुन रहा होता है, और इसी तरह से वो बताते बताते सेल्फली अंडर उनकी उन्हीं की बातों को रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा होता है, तो वो समझ जाते हैं कि जहाँ उनकी थिंकिंग गलत थी। तो इम्पॉर्टेंट जो फिर इवेंट्स हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की थ्योरी के अंदर, वो बड़े बड़े जर्नल्स पब्लिक हुए उस वक्त 2 या 3 जर्नल्स हैं। इनकी तफसील यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया हुआ है। जर्नल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सारे जर्नल्स जो थे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के क्या है कि इसमें क्रेडिट जो है इंडिविजुअल को ये देती है कि इंडिविजुअल सेल्फली कंट्रोल कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है अपने स्टेट ऑफ माइंड को। उसमें इतना पोटेंशियल और कैपेबिलिटी होती है कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद से ही वो ओवरकम कर सकता है। तो ये मेन इसके जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव जो है ये बिहेवियर से थोड़ा थोड़ा मिलती है, लेकिन इसमें कॉग्निशंस का रोल जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया गया, स्पेशली कि इंसान जो है जब वो नॉलेज को गेन करता है तो उसको ऑर्गेनाइज करना भी ज़रूरी होता है। तो एक स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज जो है फिर इस तरह से एक्सप्लेन किया। तो कॉग्निटिव अप्रोच एम्फेसाइज करती है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, कि लर्नर कैसे लर्न करता है, उस चीज़ को मेमोराइज़ कैसे करता है। तो साथ उसने एक्सप्लेन किया कि जब टेस्ट सिचुएशन होती है तो ख़ास तौर पे जो सब्जेक्ट होता है उसका माइंड स्कैन कर रहा होता है टेस्ट को फ़ौरन और चीज़ों को जो अप्रोप्रिएटली उनके आंसर जो है उनको ढूंढ कर ऑर्गेनाइज वे में उनके आंसर जो है वो प्लेस कर रहा होता है। तो इस तरह से परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग के ऊपर। कोई भी सिचुएशन जो होती है उसको कॉग्निटिवली कैसे अंडरस्टैंड पर्सन करता है और कैसे उसका सोल्यूशन ढूंढता है। तो ये कॉम्पिटिशनल क्वालिटी होती है, कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशनल व्यू होता है माइंड का, कि माइंड जो है वो चीज़ों को कैलकुलेट करता है, रियलाइज़ करता है, जनरलाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसके बारे में रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है। तो इसके साथ ही इसके अंदर कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी उसमें गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट भी आता है। तो गेस्टॉल्ट जो है ये लफ्ज़ था जर्मन का, इसका मतलब था होल, HOLE वाला होल, होलिस्टिक व्यू। यानी हर चीज़ जो है जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड में उस चीज़ को व्यू करते हैं। तो होलिस्टिक व्यू जो है वो गेस्टॉल्ट के अंदर इस पर फोकस किया गया कि इंसान जब भी देखता है किसी चीज़ को तो प्रॉपर बैकग्राउंड में उसको देख कर वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि कोई चीज़ की कोई ऑब्जेक्ट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इसके अंदर जो थे वो मैक्स वर्दाइमर था। मैक्स वर्दाइमर आपने इसको पढ़ना है, WERTHER मैक्स वर्दाइमर। तो फाउंडर ऑफ मूवमेंट था वो, गेस्टॉल्ट मूवमेंट का फाउंडर था, और उसने कहा गेस्टॉल्ट जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच है, एज अ होल हम चीज़ों को व्यू करते हैं, WHOLE वाला होल। और चीज़ों में अगर गैप्स भी होते हैं, कभी इनकम्प्लीट चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हमारा ब्रेन उसमें से जो होल या गैप्स खत्म करके उनको एज अ होल व्यू कर रहा होता है। अब इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये था कि ये वाली अप्रोच ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव थी और एक्सप्लेनेटरी नहीं थी, इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नेचर थी, यानी एक्सप्लेन इसने प्रॉपर चीज़ों को नहीं किया, ज़रा डिस्क्राइब किया, बस ये इसके ऊपर एक मेजर क्रिटिसिज्म था। अब नेक्स्ट ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया स्कूल ऑफ थॉट्स वाला। नेक्स्ट अब हमने फील्ड्स करने हैं। अब मैं इसका जो इमेजेस हैं इसके सारे वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर साथ ही, और फिर जो कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर मुझसे आप पूछ लें उसमें ग्रुप में।